हेलो दोस्तों मैं अपने इस चैनल पे जो है नेटवर्किंग के जो डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्किंग रहता है उसके सिलेबस पूरा डालने वाला हूँ। तो आज जो है और साथ साथ में मैं डालूँगा थोड़ा सा डेस्कटॉप सपोर्ट का भी। तो कोई भी अगर आप डेस्कटॉप सपोर्ट के लिए अप्लाई करना चाहते तो उसके लिए भी आप एलिजिबल रह जाएंगे। और साथ साथ में फिर डेस्कटॉप सपोर्ट के बाद जो है मेन बेस कोर्स रहेगा इसमें। वो रहेगा उस तरीके से डेस्कटॉप सपोर्ट के बाद नेटवर्किंग का। तो हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं, मतलब आप उसके देख लीजिए। हम जो पढ़ने वाले होंगे हमारा कुछ सिलेबस यही रहेगा। पहले हम पढ़ेंगे हार्डवेयर, ठीक है, और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे नेटवर्किंग। हार्डवेयर में हम जो है क्या क्या पढ़ेंगे उसका थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। हार्डवेयर में पढ़ेंगे माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। माइक्रो प्रोसेसर यानी सीपीयू, और आपका हार्ड डिस्क यानी स्टोरेज के बारे में। और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे मदरबोर्ड के बारे में, मदरबोर्ड एंड इट्स कंपोनेंट, यानी मदरबोर्ड के अंदर जितने भी क्या क्या उसके चिपसेट क्या होते हैं, ठीक है, सॉकेट क्या होता है, कौन सा सॉकेट किस लिए काम आता है, ठीक है। फिर हम ये मदरबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे, मदरबोर्ड के कंपोनेंट और फीचर्स ऑफ मदरबोर्ड, ठीक है। फिर हम उसके बाद पढ़ेंगे विंडो 11 एंड 10। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोटोकॉल्स, जिसमें इंक्लूडिंग मेल प्रोटोकॉल एंड अदर प्रोटोकॉल विच इज यूज्ड इन नेटवर्किंग। और फिर प्रोटोकॉल के बारे बाद हम पढ़ेंगे मेन नेटवर्किंग, जिसे हम एडवांस नेटवर्किंग कहते हैं। और एडवांस नेटवर्किंग से पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? एडवांस नेटवर्किंग से पहले हमें आईपी पढ़ना पड़ेगा। तो आईपी में हम दो तरीके के पढ़ेंगे, आईपी वर्जन 4 एंड आईपी वर्जन 6। तो इसका हमें डिफरेंस देखना पड़ेगा। ठीक है। फिर एडवांस नेटवर्किंग में हम पढ़ेंगे सीसीएनए। तो ये हमारा सिलेबस रहने वाला है। तो जो आज हम शुरू करेंगे वो प्रोसेसर से शुरू करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो होगा माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है। तो अब छोटी सी बात है, जैसे सभी को पता है कि प्रोसेसर क्या होता है, ठीक है। तो इसके एज ए डेफिनेशन के बारे में बात करी जाए तो इसकी डेफिनेशन है प्रोसेसर इज अ इंटीग्रेटेड सर्किट IC which incorporates core function of computer CPU। ठीक है दोस्तों। तो क्या प्रोसेसर क्या है कि प्रोसेसर जो होता है इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, ठीक है ना। जो इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब जो उसमें ही अंदर
पहले से लगा होता है, कहने का मतलब इनबिल्ट होता है, ठीक है ना। तो प्रोसेसर इज ए इंटीग्रेटेड, जैसे आजकल के मोबाइलों में देखते हैं प्रोसेसर लगा आता है, उस तरीके से प्रोसेसर या लैपटॉप में भी प्रोसेसर इज ए इंटीग्रेटेड सर्किट विच ऑन इनकॉर्पोरेट्स मतलब जो मदद करता है किसमें, कोर फंक्शन, जो उसकी मुख्य फंक्शनैलिटी है, लॉजिकल और लॉजिकल फंक्शनैलिटी है, अर्थमेटिकल जो सीपीयू में करता है, ठीक है ना। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो उन सभी फंक्शनैलिटी को कंट्रोल करने में मदद करता है, तो ये होता है प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर। तो इसके फंक्शन जान लेते हैं प्रोसेसर के। इट्स ए प्रोग्रामेबल मल्टी मल्टीपर्पज सिलिकॉन चिप विच इज क्लॉक्ड ड्राइवन, मतलब जो क्लॉक्ड होती है, जैसे 2.40 गीगाहर्ट्ज या 1.96 गीगाहर्ट्ज हम सुनते हैं ना, तो ये वही है। और रजिस्टर बेस्ड, मतलब प्रोसेसर में रजिस्टर्स होते हैं और उनके बारे में आगे जानकारी करेंगे। विच टेक्स बाइनरी डाटा एज इनपुट। बाइनरी क्या होता है दोस्तों, 0 और 1। तो मतलब जो भी हार्डवेयर होता है वो हमेशा 0 और 1 बाइनरी पे काम करता है ना, और उसे बदल के देता है टू गिव आउटपुट एज द ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज and the instruction of the processor stored in memory। और मेमोरी क्या चीज़ है दोस्तों, यहाँ पर मेमोरी से मतलब है हमारा रैम से। तो ये इसका मतलब क्या है, एक तरीके से प्रोग्रामेबल, मतलब जो प्रोसेसर है उसे हम प्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है ना। और एक सिलिकॉन बेस्ड चिप रहती है, सेमीकंडक्टर रहती है, और क्लॉक ड्राइवन रहते हैं। क्लॉक ड्राइवन का मतलब हो गया कि क्लॉक ड्राइवन का मतलब कि हम इसे क्लॉक्ड करते हैं, मतलब ट्यून कर देते हैं ना प्रोसेसर को, किस तरीके से कि 1.96 गीगाहर्ट्ज या 1.40 गीगाहर्ट्ज, या मतलब 8 कोर है, 12 कोर है, 13 कोर है, 16 कोर है। मेरे ख्याल से अभी तो 12 कोर तक है, जैसे AMD में 12 कोर तक है, और कोर i5 में 8 कोर तक भी है, कोर i3 कोर 4 थ्रेड का। फिर जो थ्रेड जो रहता है उस कोर को भी जो डिवाइड करते हैं उन्हें थ्रेड कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये सब इस तरीके से होता है। और इसमें रजिस्टर्स क्या होते हैं, रजिस्टर्स वो होते हैं जब भी हम कोई भी प्रोसेसिंग होती है तो वो स्टोर करी जाती है, तो वो प्रोसेसर के अंदर ही कुछ मेमोरी रहती है जो उस रजिस्टर बेस्ड रहती है, ठीक है ना। और फिर जो वो आउटपुट मतलब जो भी इनबिल्ट उसके अंदर मेमोरी रहेगी प्रोसेसर के अंदर, वो रजिस्टर बस कहेंगे, या रजिस्टर कहेंगे या बस कहेंगे। और फिर वो प्रोसेसिंग करके वो पहले रैम को देगा, और रैम हमें प्रोसेसिंग करके आखिर में हमारे कंप्यूटर स्क्रीन में पहुंचाएगा। अब तो इसका मतलब तरीका कैसा होता है कि मतलब प्रोसेसिंग के पीछे का तरीका क्या है, तो प्रोसेसिंग ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। तो यहाँ पर क्या होता है, ये तुम्हारा एक तो फैच करता है, फैच, फिर उसके बाद डिकोड करता है, फिर उसके बाद एग्जीक्यूट करता है, फिर उसके बाद राइट बैक करता है। तो ये प्रोसेसर का काम करने का तरीका है, ठीक है ना। प्रोसेसिंग ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। फैच फैच का मतलब क्या हो गया कि जो भी प्रोग्राम होगा, है ना, तो फिर वो उसे मेमोरी से लेगा, है ना। इट टेक्स, तो इससे हम कैसे लिखेंगे, इट टेक्स प्रोग्राम फ्रॉम मेमोरी, और उसके बाद क्या करेगा ये, तो जो भी मेमोरी से प्रोग्राम लेगा उसे डिकोड करेगा, ठीक है ना। तो जो भी प्रोग्राम मेमोरी से लिया तो उसे डिकोड करेगा। तो प्रोग्राम क्या होता है ना, स्टेप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो हम प्रोग्राम को क्या कहते हैं, स्टेप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं। प्रोग्राम यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, प्रोग्राम
इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ओके, तो ये प्रोग्राम जो है इस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को क्या करेगा, तो अब इस प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शन में काट देगा, ठीक है ना, मतलब ब्रोक डाउन इनटू द इंस्ट्रक्शन, है ना। और किस तरीके की उसमें बनाएगा, इस तरीके की उसमें बनाएगा ताकि कंप्यूटर इसे इजीली अंडरस्टैंड कर दे। सो प्रोग्राम broken down into part language so that can computer understand, so it's break the information into binary। तो जो भी प्रोग्राम रहेगा जो मेमोरी से उठाएगा, नहीं रैम से उठाएगा, यहाँ पर मेमोरी से मतलब यहाँ पर अभी मेरा पर्टिकुलर रैम से ही है, कोई रजिस्टर से नहीं, तो रैम से उठाएगा, तो उसे क्या करेगा प्रोसेसर अपने पास लेकर आएगा और उसे डिकोड करेगा। डिकोड किस में, ताकि कंप्यूटर उसे समझ ले, क्योंकि कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली द बाइनरी लैंग्वेज विच इज 0 and 1। So for the decoding purpose for the computer, the processor is decode or changing the format which is 0 and 1 binary only। तो ये तरीका है। फिर जो भी उसे डिकोड करा है तो उसे एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेगा, उसके बाद आफ्टर ब्रेक डाउन इनटू बाइनरी it is execute the information as understandable language to us। to us मतलब for user purpose। तो जो भी कंप्यूटर ने डिकोड करी थी लैंग्वेज कंप्यूटर के लिए, ठीक है ना, प्रोसेसर ने कंप्यूटर के लिए, तो अब वो हमें तो 0 1 में समझ में आएगी नहीं, ठीक है ना। तो फिर वो उसे 0 1 में ना समझ के हमें किस में आएगी, डेसिमल में आएगी या नाइम में आएगी। तो उस हिसाब से वो उस प्रोसेसिंग को यानी उस प्रोग्राम को जो भी है तो उसे एग्जीक्यूट करेगा, फिर वो उसे हम तक पहुंचाएगा, एग्जीक्यूट करके हम तक पहुंचाएगा। और किस फॉर्मेट पहुंचाएगा, या तो डेसिमल फॉर्मेट में या किसी भी इस फॉर्मेट में जिसे हम समझ सके। यहाँ पर टू अस यानी ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, ठीक है ना। और उसे यहाँ पर ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में बना देगा और आखिर में क्या करेगा, इट शोज टू द स्क्रीन, स्क्रीन यहाँ पर यानी मॉनिटर में, एज आउटपुट, और फिर आखिर में हम उसे देख पाएंगे एंड कैन एबल टू सी आफ्टरवर्ड। ठीक है, तो ये है, तो एक बार बता देता हूँ क्या क्या होता है। एक फैच होगा, फैच जो होगा प्रोग्राम मेमोरी से लेगा रैम से, और फिर रैम, फिर उसके बाद क्या होगा, फैच के बाद होगा डिकोड। डिकोड क्या होगा, उस जो प्रोग्राम है उसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में तोड़ेगा और इस तरीके से बनाएगा ताकि कंप्यूटर उसे इजीली इस्तेमाल या अंडरस्टैंड कर सके। फिर 0 1 के फॉर्मेट यानी बाइनरी के फॉर्मेट में, फिर वो जो 0 1 का फॉर्मेट होगा उसे फिर दोबारा एग्जीक्यूट करा जाएगा ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, और लास्ट लास्ट में राइट बैक आ जाएगा। राइट बैक में क्या होगा, जो एग्जीक्यूट करा गया प्रोग्राम उसे आउटपुट एज ए आउटपुट स्क्रीन पे शो करा जाएगा। जैसे हम प्रिंट आउट लेते हैं उसी तरीके से जो मॉनिटर पे दिखता है वो हमारे प्रोग्राम का आउटपुट होता है, तो उस तरीके से रखा जाएगा। तो दोस्तों एक बार मैं अभी से प्रोसेसर की किस तरीके से होता है मतलब उसके अंदर के एक बार पार्ट के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। तो उसके बारे में बताता हूँ मैं एक बार मैं अपना पेंट खोल लेता हूँ।
तो पहले सही सा बना लेता हूँ। मैं दीपले लेने जा रही हूँ। तो ये हमारा प्रोसेसर है, मान लीजिए कि हमारा प्रोसेसर है। तो ये इसमें कितने भागों में बटा होता है? ALU। ALU मतलब अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। और फिर उसके बाद क्या आता है इसके अंदर? इसके बाद आता है प्रोसेसर के अंदर होता है CU। CU मतलब कंट्रोल यूनिट। कि प्रोसेसर पहले लॉजिकल यूनिट के बाद कंट्रोल करता है कि क्या चीज़ दिखानी है क्या नहीं दिखानी। और फिर उसके बाद क्या आता है यहाँ पर? उसके बाद आता है यहाँ पर हमारा रजिस्टर्स और एरे। रजिस्टर्स क्या होता है इसके बारे में फिर हम पर्टिकुलर बात करेंगे। लेकिन रजिस्टर कुछ इस तरीके से, जो एक तरीके से मेमोरी होती है, आप ये समझ लीजिए जैसे रैम होती है ना, उस तरीके से मेमोरी होती है इसे कंट्रोल करने के लिए। मतलब कुछ भी आता है कुछ भी दिखता है तो ये इसमें स्टोर होता है, जो प्रोसेसर के अंदर इनबिल्ट होता है। तो इसी में ये होती है। और रजिस्टर कहते हैं, इन्हें एरे भी कह देते हैं, ठीक है ना। तो ये किस तरीके से काम करता है, ये जो यहाँ से होता है, जो भी हम एज ए इनपुट लेंगे, जो भी हम एज ए इनपुट लेंगे वो प्रोसेसर में जाएगा। प्रोसेसर देखेगा कि वो अर्थमेटिकल, अगर उसमें कुछ लॉजिकल होगा, अर्थमेटिक्स यानी गणित भाग से, गुणा भाग से होगा, है ना। फिर कंट्रोल यूनिट को देखेगा, अगर कुछ इसमें स्टोर होना होगा, उस सब कुछ चीज़ को देखेगा। फिर उसके बाद क्या करेगा, वो उसे उसके बाद क्या करेगा, मेमोरी में भेजेगा, ठीक है ना। यहाँ पर अपनी मेमोरी में स्टोर करके उसे क्या कहते हैं, यहाँ से फैच हुआ, यहाँ से अब यहाँ पर फैच हो गया, ये सभी चीज़ देखेगा, ठीक है ना। फैच के बाद अब उसे अपने प्रोसेसर जो है उसे डिकोड करेगा, अंदर ही अंदर यहाँ पर ये डिकोड करेगा। तो यहाँ पर ये डिकोड भी कर रहा है, यानी ये जो अर्थमेटिकल कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर क्या है, मतलब जो भी इसके अंदर जा रहा है अब इसे डिकोड करेगा। तो डिकोड करेगा, डिकोड करने के बाद क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। प्रोग्राम ब्रोक्स डाउन इनटू स्मॉलर पार्ट्स सो द कंप्यूटर कैन इजिली अंडरस्टैंड। ये जो आई थी ना एग्जीक्यूट वाली लाइन, तो अब इसे एग्जीक्यूट करे। एग्जीक्यूट करने के बाद कहाँ पर जाता है, एग्जीक्यूट करने के बाद जाता है ये मेन मेमोरी में। तो कंप्यूटर की मेन मेमोरी एज ए रैम। ये वाला लेता हूँ, थोड़ा सा ठीक बनाने की। यहाँ पर क्या आ जाएगा, मेन मेमोरी यानी रैम। रैम आ जाएगी। फिर आखिरी में क्या होगा, ये जब सारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी अब ये जो भी उसने प्रोग्राम को स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक किया है और अब रैम को दे दिया, अब रैम क्या करेगी, आखिरी में एज ए आउटपुट दे देगी। अब तो हमें आउटपुट कहाँ पर मिलेगा, आखिरी में वो मॉनिटर में। तो वो इस तरीके से आ जाएगा यहाँ पर लास्ट में। तो ये मॉनिटर में आ जाएगा हमारा आउटपुट। ये आउटपुट आ जाएगा किसमें, हमारी मॉनिटर में। तो इस तरीके से जो है प्रोसेसर काम करता है। ये एक डायग्राम है इसका, इसे आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए।
तो चलिए दोस्तों, अब इसके बाद हम जानते हैं कुछ इसके टर्म्स, प्रोसेसर के टर्म्स क्या क्या हैं। टर्म्स मतलब कि यार इसमें जो हम पीछे बात कर रहे थे ना, क्लॉक ड्राइवन और कोर, तो ये आखिर में है क्या चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो अब इसके टर्म्स जानेंगे। तो हम यहाँ पर जा रहे हैं, टर्म्स यूज्ड इन प्रोसेसर। तो एक तो आता है क्लॉक स्पीड, आपने जरूर से सुना होगा क्लॉक स्पीड। जैसे अब हम कोई भी मोबाइल खरीदने जाएं, ठीक है ना, तो मोबाइल खरीदने जाएंगे तो उसमें कहते हैं ना कि इसमें इतने गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है, तो आखिर में वो गीगाहर्ट्ज है क्या, तो ये भी जानना जरूरी है भाई। ये तो नॉलेज रखनी ही चाहिए ना, फिर इस हिसाब से हम बढ़िया मोबाइल भी खरीद सकते हैं या फिर कुछ भी, अगर लैपटॉप भी। तो क्लॉक स्पीड क्या है, तो क्लॉक स्पीड यूज होता है कि कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटेशन और ऑपरेशन यानी कामों को कितनी जल्दी कंप्लीट करता है ना, तो ये है क्लॉक स्पीड, ठीक है। तो क्या, इट इज मेजर हाउ क्विकली कैन कंप्यूटर कंप्लीट बेसिक ऑपरेशन, बेसिक कंप्यूटेशन एंड ऑपरेशन, ठीक है। तो ये निश्चित करता है कि कोई भी काम जो है, वो टास्क जो है कंप्यूटर, ठीक है ना, उस चाहे वो लॉजिकल हो, मतलब कुछ गुणा भाग से संबंधित हो, मतलब आखिर में कंप्यूटर में जो भी हम दिखता है, चाहे वो गुणा भाग दिखता भी ना हो, लेकिन वो सब गुणा भाग से ही हो रहा है, क्योंकि फॉर्मेट उसका 010101 करके ही है, ठीक है ना। तो कंप्यूटर हमेशा 01 पे ही काम करता है, तो सब कुछ वो लॉजिकल पे ही काम करता है। तो जो भी हम काम दे रहे हैं, बेसिकली आप इतना समझिए, जो भी हम काम दे रहे हैं उसे, तो वो कितना जल्दी कंप्लीट कर दे रहा है, उसकी स्पीड क्या है कंप्यूटर के काम करने की, ठीक है ना, या फिर मोबाइल के काम करने की, यहाँ पर कंप्यूटर ही बोलेंगे, तो उसे हम क्लॉक स्पीड कहते हैं। जैसे 2.90 गीगा, 96 गीगा, 1.40 गीगा हर्ट्ज, ठीक है। तो अब इसके बाद हम आते हैं कोर पे। अब कोर क्या है, तो ये एक तरीके का ना लॉजिकल होता है, ठीक है ना। जैसे प्रोसेसर तो एक सिंगल यूनिट हो गई, जैसे एक प्रोसेसर है, जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था। मान लीजिए ये प्रोसेसर है, मतलब कुछ ऐसा सा मान लीजिए कि ये प्रोसेसर है पूरा, एक तरीके से पूरा डिब्बा सा है स्टील का, जैसा हम आते हैं प्रोसेसर को। मैं आपको दिखा भी देता हूँ प्रोसेसर कहाँ पर है। अभी देखता हूँ मैं, कोर i5 इंटेल प्रोसेसर। गुड़िया वहीं बैठ जाना, तुझे वहां बैठने में क्या हो रहा है। तो ये कुछ इस तरीके का प्रोसेसर है, देख लीजिएगा इसे, ठीक है ना। तो ये पूरा एक एक यूनिट है, एक ब्लॉक की तरह है ये, ठीक है ना। एक पूरा पूरा ब्लॉक है ये, ठीक है ना, इस तरीके से स्टील का। तो अब इसमें क्या है कि ये पूरा एक प्रोसेसर है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं इसमें, कोर का मतलब क्या है कि इस पूरे प्रोसेसर को हम डिवाइड कर देते हैं। जैसे इस प्रोसेसर का अंदर एज ए यूं नहीं कि सिर्फ फिजिकली काटेंगे, इसे हम लॉजिकली काटते हैं, ठीक है ना। तो लॉजिकल डिवाइड ऑफ प्रोसेसर is also known as core। तो इससे क्या फायदा होता है, ठीक है ना। तो इससे क्या फायदा होता है, तो इसे हम जैसे मान लीजिए कि अभी घर में हमें कुछ काम करना है, जैसे दिवाली का सीजन आ रहा है या जो भी है, तो जैसे मम्मी भी कहते हैं कि हमारी मतलब मदद करवा दो, ठीक है ना। तो जैसे सभी लोग इकट्ठा मदद करते हैं तो काम जल्दी हो जाता है ना। इसी तरीके से एक ही प्रोसेस में वो लॉजिकल कोड इस तरीके से डिवाइड कर देते हैं ताकि काम जल्दी हो जाए। बस आप इतना इतना से समझिए, जैसे कि एक वो सिंगल प्रोसेसर जो मैंने भी आपको दिखाया था ये, और इसे हम लॉजिकली डिवाइड कर देंगे, तो ये कितने में, मान लीजिए कि हमने 4 भागों में इसे डिवाइड कर दिया। लेट्स सपोज डिवाइड इनटू
4 parts. Then we say क्वाड कोर, 4 को क्वाड बोलते हैं, और इसी तरीके से 8 में कर दिया तो इसे ऑक्टा बोलेंगे, ऑक्टा कोर, ठीक है ना। और इसी तरीके से 12 में कर दिया तो हेक्सा कोर, ठीक है। और इसमें 2 में कर दिया तो डुअल कोर, ठीक है। तो ये प्रोसेसर के वो होते हैं, एक समझने के लिए तरीका होता है। और कोर का काम क्या होता है? कोर इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन। वो जो प्रोग्राम को स्मॉल ब्रोक डाउन इनटू स्मॉलर पार्ट्स एंड देन सेंट टू द मेन मेमोरी विच इज राइट बैक एज अ इनपुट टू द मॉनिटर। तो जो हमने पढ़ा था ना वो फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट और राइट बैक वाला, तो ये थर्ड पार्ट है एग्जीक्यूट का, तो ये एग्जीक्यूशन में काम आता है, ठीक है। आई सब सपोज आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक और टर्म होता है हाइपर थ्रेडिंग का। अब हाइपर थ्रेडिंग क्या होती है? अब हाइपर थ्रेडिंग क्या होती है मैं आपको बताऊं कि जो कोर है, तो वो जो हमने लॉजिकल कोड करा है ना, उसे एक तरीके से आप ये मानिए कि उसे और भी ज्यादा डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है ना, वर्चुअल प्रोसेस के तरीके से, वर्चुअल प्रोसेस के जरिए, तो उसे हम हाइपर थ्रेडिंग कर देंगे। तो हम इसे इस तरीके से लिखेंगे, व्हेन कोर assembled with multi thread या processing, then it is known as hyperthreading। तो अब ये आते हैं कैश मेमोरी में। तो जब भी हम प्रोसेसर देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं ना कि जब भी हम कभी लैपटॉप खरीदने जाते हैं तो ये ध्यान रखना चाहिए आपको भी कि उसमें कितनी कैश है। जितनी ज़्यादा कैश होगी, है ना, वो प्रोसेसर उतना ही फास्ट होगा, ठीक है। तो कैश मेमोरी क्या करती है? तो ये क्या होती है? इट इज़ अ फर्स्ट ब्लॉक ऑफ रैम विच interact between the main memory and the CPU using cache। समझ गए होंगे आप इस बात से, है ना, कि रैम का जो होता है, रैम में नहीं असल में प्रोसेसर में होता है, तो फर्स्ट ब्लॉक होता है, ठीक है ना। तो रैम में इससे हमें एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, कभी भी एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो कुछ चीज़ें एकदम से वो प्रोसेसर के अंदर ही, यानी कैश मेमोरी में ही रह जाती हैं। तो कैश मेमोरी में रह जाती हैं तो इससे क्या होता है, जैसे कभी देखा होगा ना कि हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं और कंप्यूटर को बंद करके रख दिया, लेकिन वो वहीं से ही खुल जाएगा लास्ट में जहाँ से आपने छोड़ा था, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या रहता है, वो कैश मेमोरी में स्टोर करके रखता है, ताकि तो कंप्यूटर एक तरीके से जो जो आप बेसिक टास्क रेगुलर तौर पे करते रहते हैं, ठीक है, तो उसे वो स्टोर करके रख देता है। जैसा मान लीजिए आप रोज ही ब्रेव ब्राउजर खोलते हैं या रोज ही क्रोम ब्राउजर खोलते हैं, तो वो अपने आप ही तुरंत खोल देगा, ठीक है ना, जैसे ही क्लिक करेंगे। और कई बार ऐसी जो आप पहली बार में ऐप खोल रहे हैं वो थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि वो कैश मेमोरी में नहीं है। तो कैश मेमोरी ओवरऑल एफिशिएंसी इंक्रीज करता है कंप्यूटर की। तो इसमें एक इसका ये भी क्या करे कि दिस मेमोरी हेल्प्स टू इंक्रीज द efficiency of work which is done by you on regular basis, like making of presentation and opening Chrome browser, Excel sheet, etc।
और कैश मेमोरी भी कई तरीके की होती है, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। वैसे ये होती है कैश मेमोरी L1, L2, L3 और L4, ठीक है ना। तो ये इस तरीके की कैश मेमोरी होती है। तो अब इसमें क्या क्या रहता है कि L1 जो रहती है वो केवल स्टोर कर पाती है 2 to 64 KB तक। L2 मेमोरी जो स्टोर कर पाती है वो कर पाती है आपकी 256 से 512 KB तक। मतलब इतना ही वो स्टोर कर पाएगी, इतना ही मटेरियल या इतना ही स्टोरेज उसकी है, ठीक है ना। L3 मेमोरी स्टोर कर पाती है 4 MB से 16 MB तक। और L4 मेमोरी भी होती है, और आजकल मेरे ख्याल से L5 भी आ गई है। अभी एक बार देखते हैं। L4 मेमोरी कैपेसिटी, तो मेरे ख्याल से जो है L4 मेमोरी जो है अभी मुझे इसका कंफर्म नहीं है, मैं इसका और आगे बता दूंगा आपको आगे की वीडियोस में, लेकिन शायद 25 MB तक रहती होगी ये, 16 MB टू 25 MB, ठीक है। तो ये आपका माइक्रो प्रोसेसर का है। और अभी इसमें क्या रहता है कि कुछ स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ प्रोसेसर की। क्लॉक स्पीड किसमें नापी जाती है? गीगाहर्ट्ज में, ठीक है ना। और एक होता है इसमें विड्थ और आर्किटेक्चर। आपने सुना होगा ना कि कौन से आर्किटेक्चर पे वर्क करता है, जैसे लेक इंटेल का हो गया, AMD, अलग अलग प्रोसेसर आर्किटेक्चर रहते हैं ना, तो उस हिसाब से रहता है। देखिए वो प्रोसेसर आर्किटेक्चर, अलग अलग प्रोसेसर का अलग अलग आर्किटेक्चर रहता है। एक बार मैं बता देता हूँ। ये देखिए विचार इनके एल्डर लेक, ये किसका है? ये इंटेल का है, ठीक है ना। इसी तरीके से AMD का अलग रहेगा। तो ये एक तरीके से आर्किटेक्चर क्या है कि किस तरीके से प्रोग्रामिंग करी गई है, तो जिस हिसाब से प्रोग्राम की गई मतलब उस हिसाब का आर्किटेक्चर, ठीक है ना। तो ये है आर्किटेक्चर। तो अभी विड्थ और आर्किटेक्चर, और ये किस में नाप, ये आर्किटेक्चर किस हिसाब से नापा जाता है? 16 बिट, 32 बिट आर्किटेक्चर और 64 बिट आर्किटेक्चर। तो किसी को सपोर्ट करता है, जैसे होते हैं ना कि 32 बिट विंडोज़ होती है, 64 बिट विंडोज़ होती है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से है। अगर मान लीजिए कि आपके पास 64 बिट है आपके पास का मतलब आर्किटेक्चर वाला CPU, तो आपकी 64 बिट की विंडो सपोर्ट करेगा, साथ साथ में 32 बिट की भी करेगा, 16 बिट की। लेकिन मान लीजिए अगर आपके पास 16 बिट का ही सपोर्टेबल आर्किटेक्चर वाली विंडो है, यानी तो फिर वो क्या करेगा, उसका प्रोसेसर भी उतना ही है, तो वो 32 और 64 वाला आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा होता है इसमें। तो
ठीक है ना। तो इसे मैं और आगे थोड़ा और आगे विस्तार में समझाऊंगा। इसे आप ऐसे समझे, जितना ज्यादा आर्किटेक्चर होगा, बाइनरी स्पेस उतना ही ज्यादा होगा, है ना। और ओएस के पास उतना ही ओएस जो है उतना ही एफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि 16 बिट का आर्किटेक्चर है, ठीक है ना। अगर उसे मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूँ तो इस तरीके से, जैसे ऐसे मुझे 16 बार करना है, 1 2 3 3 6 3 9 3 12 12 3 15 और 1 16, ठीक है ना। अब इसे मैं डिवाइड वो कर देता हूँ, जैसे 1 2 4 8 16 32 64, एक यहाँ पर देखिए, जैसे 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512, और 512 के बाद क्या हो गया 1024, 1024 के बाद क्या हो गया, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे कैलकुलेटर में, ठीक है। 1024 गुणा 2 2048, और 2048 गुणा 2 4096, 4096 गुणा 2 8192, 8192 गुणा 2 16384, 16384 गुणा 2 16384 गुणा 2 32,767, और गुणा 2। तो डेसिमल में हम इतना तक इसमें स्टोर कर सकते हैं, ठीक है ना। इतने तक स्टोर करने का मतलब क्या हो गया, ये हो गया आपका इतने तक की प्रोसेसिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आप इसे अगर देखेंगे तो 1 GB में 1024 होते हैं, तो ये 65 के आसपास पड़ेगा, 63 GB के आसपास, इस तरीके से कुछ ऐसा होता है। और इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और आता है का FSB, ये भी हर्ट्ज में मेजर होती है, फ्रंट साइड बस कहते हैं इसकी फुल फॉर्म, मेजर इन हर्ट्ज। और उसके बाद आता है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी हमने पीछे भी पढ़ लिया था। इसमें L1 64 KB तक, L2 256 से 512, L3 512 से 1024 यानी 1 MB तक, और L4 4 MB से लेकर 16 MB तक, ये होता है। अब थोड़ा सा वो बता देता हूँ मैं आपको कि अगर आपको अपने प्रोसेसर के बारे में जानना है तो आप किस तरीके से जानेंगे प्रोसेसर के बारे में, ठीक है ना। तो प्रोसेसर के बारे में जानने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, कई तरीके से आप जान सकते हैं प्रोसेसर के बारे में, ठीक है ना। तो उसका प्रैक्टिकल करके मैं दिखा देता हूँ आपको कि आप या तो इस तरीके से कर लीजिए कि सबसे पहले आप